तो मूवी की शुरुआत में हम आर्कियोलॉजिस्ट दिव्या को देखते हैं, जिसे नलगोंडा के डीएसपी ने कॉल किया था क्योंकि उन्हें एक मर्डर केस में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए था। दिव्या उस डीएसपी के पास जाती है, तब डीएसपी उसे बताता है कि कल रात जंगल में एक फॉरेनर गायब हो गया है। आखिरी जगह जहां हमें उसके ब्लड सैंपल और फुटप्रिंट्स मिले हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बहुत ज़ोर से घसीटा मारा है। पर हैरानी की बात यह है कि हमें उसके अलावा किसी और के फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ साल पहले वहाँ पर एक दलदल हुआ करता था और आपको जांच करनी है कि क्या हम उस दलदल की खुदाई कर सकते हैं या नहीं। डीएसपी के कहने पर दिव्या एक इंस्पेक्टर के साथ जंगल में जाने लगती है। जंगल में वो एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर बबली राजा से मिलती है। वो लोग क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद दिव्या उस दलदल की जांच करती है और खुदाई करने लगते हैं। आखिर में उसे दलदल में एक स्केलेटन मिल जाता है। फॉरेनर को गायब हुए अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए थे, लेकिन स्केलेटन को देखकर हर कोई हैरान रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ 4 दिनों में ही कोई बॉडी इस तरह से डिकम्पोज कैसे हो सकती है। इसके बाद उस स्केलेटन को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है, जहां स्केलेटन की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी 4 दिन पहले नहीं बल्कि कई साल पहले दफनाई गई थी और ये स्केलेटन एक लड़की का है। अब दूसरी तरफ हम बबली राजा को देखते हैं, जो किसी काम से डीएसपी के घर जाता है, लेकिन घर के बाहर से ही वो सच धज कर एक लड़की को डीएसपी के घर में जाते हुए देखते हैं। पीछे पीछे बबली राजा भी डीएसपी के घर के अंदर जाता है और वो डीएसपी से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन डीएसपी को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उनके घर की लाइट अचानक से ही बंद हो जाती है और टॉर्च की रोशनी में दोनों उस लड़की का चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही थी, जो एक रानी की तरह सच धज कर उनके सामने खड़ी थी। वो बहुत गुस्से में थी और गुस्से में दोनों को मारना शुरू कर देती है। वो दोनों उससे भागकर जंगल में आ जाते हैं, लेकिन तभी दिव्या भी फिर से उनके सामने आ जाती है। अब दिव्या उन दोनों को लेकर फिर से उसी क्राइम स्पॉट पर आ जाते हैं और बबली राजा के सामने ही दिव्या एक बड़ा सा भाला उठाकर डीएसपी को जान से मार देती है। इसके बाद वो बबली राजा से कहती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे खोपड़े की 1000 टुकड़े कर दूंगी। अगली सुबह फॉरेंसिक ऑफिस में हम दिव्या को देखते हैं और दरअसल डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी कॉल करके मिलने बुलाया था। डॉक्टर उसे बताता है कि कल हमें जो स्केलेटन मिला था, हमने उसके सर को स्कैन करके रिकंस्ट्रक्ट किया है और वो दिव्या को भी स्कैन का रिजल्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर दिव्या भी हैरान रह जाती है क्योंकि वो फेस दिव्या से ही मैच कर रहा था। डॉक्टर उससे कहता है कि हम इस खोपड़ी के साथ आपके डीएनए सैंपल को भी मैच करके देखना चाहते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन 120 साल पुराना है और जब तक के डीएनए रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कि आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। दिव्या भी अब इसके रिजल्ट देखकर हैरान थी, इसलिए वो डॉक्टर की बात मान जाती है। इधर जंगल में पुलिस डीएसपी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और एक फॉरेंसिक ऑफिसर डीआईजी को भाला दिखाकर कहता है कि डीएसपी का मर्डर इसी भाले से हुआ है। इस भाले का वजन लगभग 40 किलो का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भाले पर एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। डीआईजी ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि कोई लड़की 40 किलो के भाले को फेंक कर किसी का मर्डर भला कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में डीएसपी की लाश को देखने के लिए उसकी पूरी फैमिली आती है, जिसमें डीएसपी की बहन और उसके साथ उसके 2 भाई भी होते हैं और वो तीनों डीएसपी की लाश को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डीआईजी के कहने पर इंस्पेक्टर डीएसपी की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो आसपास के गाँव से हर एक औरत के फिंगरप्रिंट्स लेता है और कुछ लोगों से पूछताछ भी करता है, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। दूसरी तरफ दिव्या अपने घर पर अपने भाई सतीश को बताती है कि हमें लगभग 120 साल पुराना एक स्केलेटन मिला है, जिसका फेस मुझसे मैच करता है और वो दोनों ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान रह जाती है। दिव्या कहते हैं कि कल मैं गांव में जाकर बूढ़े आदमियों से पूछताछ करके उस स्केलेटन के बारे में पता करने की कोशिश करूंगी। अगली सुबह बबली राजा अपने पुलिस स्टेशन पर होता है, तभी वहाँ दिव्या आने लगती है, जिसे दूर से देखकर ही बबली राजा छुप जाता है क्योंकि राजा भी अब दिव्या से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
दिव्या उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ना पाकर उसका इंतज़ार करने लगती है और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद आखिरकार दिव्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो एक वाटर बॉटल अपने पीछे छोड़ कर जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर राजा उस वाटर बॉटल को फॉरेंसिक लैब में भेज देता है। इधर दिव्या गांव वालों से पूछताछ कर रही होती है तो दूसरी तरफ फॉरेंसिक ऑफिसर इंस्पेक्टर के पास आकर उसे बताता है कि वो वाटर बॉटल में मिला दिव्या का फिंगरप्रिंट भाले पर मिले फिंगरप्रिंट्स से मैच करता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है कि आखिर दिव्या जैसी लड़की 40 किलो का भाला उठाकर किसी का मर्डर कैसे और क्यों करेगी। तभी बबली राजा भी वहाँ पर आ जाता है और दिव्या को भी कॉल करके पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। इसी बीच डीएसपी का छोटा भाई पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर मेरे भाई का कातिल पकड़ा जाएगा कि नहीं। तभी दिव्या भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और उसे देखकर डीएसपी का छोटा भाई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और राजा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ये भाला दिखाने के लिए बुलाया है। जिसको देखकर दिव्या ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसने वो भाला पहली बार देखा हो। वो बिल्कुल अनजान बनते हुए कहती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, इसके बाद दिव्या अपने घर चली जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए डीएसपी का भाई भी उसके घर पहुंच जाता है और दोनों का पीछा करते हुए राजा भी वहां पर पहुंच चुका है। इधर डीएसपी का भाई दिव्या से बात करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं पास के ही एक म्यूजियम में जा रहा हूँ। तब दिव्या भी तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो घर के अंदर जाती है और थोड़ी ही देर बाद फिर से उसी गेटअप में बाहर आ जाती है जिस गेटअप में उसने डीएसपी का मर्डर किया था। वो दोनों म्यूजियम में जाने लगते हैं। ये देखकर राजा भी उनके पीछे पीछे म्यूजियम में पहुंच जाता है। वो जैसे ही म्यूजियम के दरवाजे तक पहुंचता है तो देखता है कि दिव्या उस लड़के को मारना शुरू कर चुकी है। वो राजा सबूत इकट्ठा करने के लिए वीडियो बनाना शुरू करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि दिव्या तो कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। म्यूजियम में एक पुराना बॉक्स भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे कीलें लगी हुई होती है। दिव्या डीएसपी के भाई को उसी बॉक्स के अंदर बंद करके मार डालती है। अगली सुबह पुलिस फिर से उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन एक बार फिर से क्राइम स्पॉट पर जगह जगह दिव्या के ही फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। इसलिए डीआईजी दिव्या के साथ डीएसपी की बहन, भाई, बबली राजा और उस फॉरेंसिक ऑफिसर को भी अपने ऑफिस में बुलाता है। अब फॉरेंसिक ऑफिसर केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि 120 साल पुराना स्केलेटन का चेहरा दिव्या से मैच कर रहा है। वही क्राइम सीन पर दिव्या के फिंगरप्रिंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन दिव्या ना तो भाला उठाने के काबिल है और ना ही उस बॉक्स को खोलने के काबिल है। इसलिए हमें अच्छे से पता लगाना होगा कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है। डीआईजी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है और वो दिव्या को अरेस्ट करने के बजाय उसे कहता है कि तुम बिना बताए ये शहर छोड़कर बाहर मत जाना। खैर, दिव्या अपने घर आ जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और रात में दिव्या के भाई सतीश के ऊपर वो लड़की फिर से अटैक कर देती है। तब दिव्या और सतीश दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस लड़की का फेस एकदम दिव्या से मैच कर रहा होता है। ये देखकर दिव्या उस लड़की से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और मेरे भाई को क्यों मार रही हो। इसके बाद वो लड़की दिव्या को अपनी कहानी बताने के लिए म्यूजियम लेकर जाती है, जो कि 120 साल पहले उसी का महल हुआ करता था, और वो कहानी फ्लैशबैक में बताने लगती है, जहां हम देखते हैं कि 120 साल पहले उस लड़की का नाम था दमयंती, जो कि जमींदार के बेटे वीरा की पत्नी हुआ करती थी। जमींदार का एक नौकर भी था जिसका नाम था रामलिंगम, जो कि प्रेजेंट में डीएसपी के जैसा दिखता था। रामलिंगम का एक बहन और 3 भाई थे, जिनमें से एक इस जन्म में दिव्या का भाई सतीश होता है और बाकी होते हैं डीएसपी के भाई बहन। खैर, एक दिन जमींदार रामलिंगम के घर आता है, जहां पर वो पहली बार रामलिंगम की बहन मल्लिका को देखता है और उसे देखते ही जमींदार उसे पसंद कर लेता है और कुछ ही दिनों के बाद शादी भी कर लेता है। वो उसको अपने घर लेकर आता है, लेकिन रानी बनाकर लेकर आने के बाद भी घर में मल्लिका का दर्जा एक नौकरानी जैसा ही था, जिसे देखकर रामलिंगम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जमींदार के बाद सारी जायदाद उसके बेटे वीरा और बहू दमयंती को ही मिलने वाला है। मल्लिका के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तभी एक दिन जमींदार रामलिंगम से कुश्ती का आयोजन करवाने के लिए कहता है, जिसमें वो रामलिंगम के भाइयों को अपने बेटे वीरा से कुश्ती करवाना चाहता है। रामलिंगम ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जमींदार के आदेश को इनकार नहीं कर पाता है। वो कुश्ती में वीरा
रामलिंगम के तीनों भाइयों को जमकर पिटाई करता है और ये देखकर दमयंती भी अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए खूब तालियां बजाती है। और ये बात मल्लिका और उसके भाइयों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों बाद मल्लिका और उसके भाई मिलकर जमींदार और उसकी पहली पत्नी को मार देते हैं। फिर दमयंती और वीरा को भी किडनैप करके एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। दमयंती को तकलीफ देने के लिए वो लोग वीरा की आंखों को भी गर्म लोहे से जला देते हैं, जिसके बाद वीरा अंधा हो जाता है। और कुछ दिन बाद मल्लिका दमयंती को एक अंग्रेज के हाथों एक रात के लिए बेच देती है। अगली सुबह उनके कुछ नौकर दमयंती को वापस उसी काल कोठरी में लाकर बांध देते हैं। तभी सबसे नज़र बचाकर जमींदार का एक वफादार आदमी वीरैया उनके काल कोठरी में आता है और उन्हें छुड़ाकर भगा कर ले जाते हैं। लेकिन जंगल के बीच में ही रामलिंगम और उसके भाई बहन उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं। रामलिंगम सबसे पहले वीरैया को ही भाले से मार देता है और फिर वो लोग दमयंती के आंखों के सामने ही वीरा को भी उस कीले वाले बॉक्स में डालकर मार देते हैं और फिर दमयंती को पास ही में रहे दलदल में डुबोकर मार देते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ इस कहानी की अंत की शुरुआत भी हो जाती है। दमयंती की कहानी सुनकर दिव्या भी हैरान रह जाती है। दमयंती से वो कहती है कि तुम्हें यह सब अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तब दमयंती उससे कहती है कि अब मेरी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है, इसलिए मौका मिलने पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर दिव्या उससे कहने लगती है कि पिछले जन्म में उन्होंने जो भी किया था, मरने से पहले उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर मिली होगी, लेकिन इस जन्म में तुम जितना भी बदला ले रहे हो उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है और ऐसा करके तुम सिर्फ मुझे मुश्किल में फंसा रही हो और ये सब करने के बाद तुम में और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। ये बातें अच्छे से समझ लेने के बाद दमयंती अपना फैसला बदल लेती है और वो अपना बदला लेने की जिद को भी छोड़ देती है और वो दिव्या से कहती है कि आज के बाद मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी और फिर से उसी दलदल के अंदर चली जाती है। इसके बाद दिव्या सतीश और उसके साथ ही मल्लिका और उसके भाई के पास जाती है और वो उन तीनों को भी दमयंती की कहानी सुनाती है और उन्हें बताती है कि दमयंती ने मुझसे वादा किया है कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम लोगों को अब कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन रात में मल्लिका अपने कमरे में सो रही होती है और उसे सपना आता है कि दमयंती उसे मारने वाली है। मल्लिका डर जाती है और अगली सुबह मल्लिका सतीश को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। सतीश उन्हें बताता है कि तुम्हारा क्या, मैंने भी रात को वही सपना देखा कि दमयंती मुझे मार रही है। इसके बाद मल्लिका उससे कहती कि इन सब से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है कि तुम अपने बहन दिव्या को ही मार डालो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। सतीश बिना कुछ बोले अपने घर आ जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि वो दिव्या को मारे कि नहीं। वो रात में फिर से सपना देखता है कि दमयंती उसे मारने के लिए आई हुई है। ये देखने के बाद वो एक चाकू लेकर दिव्या को ही मारने के लिए जाता है, लेकिन दिव्या को इसके बारे में पहले ही अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो बेड पर सोती ही नहीं है और वो बच जाती है। जिसके बाद सतीश उससे कहता है कि कहानी जान लेने के बाद मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे दमयंती मुझे मारने वाली है। इसके बाद वो लोग मल्लिका के घर जाते हैं, जहाँ पर मल्लिका भी उससे यही कहती है कि तुम्हारे बॉडी का यूज़ करके दमयंती ने 2 खून ऑलरेडी किया है और इसीलिए हमें लगता है कि अगर तुम्हारी बॉडी ही नहीं रहेगी तो दमयंती के वापस आने का कोई भी चांस बचेगा ही नहीं। दिव्या उनकी बातें अच्छे से समझ जाती है और वो उन तीनों से कहती है कि ठीक है, कल सुबह हम उसी दलदल के पास जाएंगे और वहाँ पर मैं खुद ही को ख़त्म कर दूंगी। अगली सुबह चारों उस दलदल के पास जाते हैं, जहाँ पर दिव्या को पता चलता है कि ये तीनों किसी न किसी तरह से मुझे मारना चाहते हैं। दिव्या उनके सामने ऐसा नाटक करती है जैसे एक बार फिर से उसके अंदर दमयंती की आत्मा आ चुकी है। ये देखकर सबसे पहले मल्लिका का भाई उसे मारने के लिए आता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है और एक दाल उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर सतीश बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी के ढेर पर चढ़ जाता है और वहाँ पर पैर फिसलकर पेड़ से लटकी रही एक झाड़ियों में उसकी गर्दन फंस जाती है, जिससे कि उसका भी वहीं पर मौत हो जाती है। और एंड में मल्लिका उसे मारने के लिए आती है, लेकिन वो भी फिसलकर दलदल में ही गिर जाती है और दलदल के अंदर धंसने लगती है। इसके बाद दिव्या उससे कहती है कि मैंने दमयंती को वापस भेज दिया था, लेकिन तुम लोगों ने अपने डर की वजह से मुझे मारने की कोशिश की और मैंने तो सिर्फ दमयंती के बॉडी में आने का नाटक किया था, लेकिन मेरे और दमयंती के कुछ किए बगैर ही तुम लोगों को अपने पापों की
सज़ा मिल गई है। उसके बाद मल्लिका उस दलदल के अंदर समा जाती है और इसके बाद दिव्या रेंजर बबली राजा के ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ पर राजा की जगह अब एक दूसरा ऑफिसर आ जाता है जो दिखने में पिछले जन्म में दमयंती के पति वीरा जैसा होता है। वो दिव्या से कहता है कि बबली राजा का ट्रांसफ़र हो चुका है और अब उसके जगह पर मैं यहाँ पर हूँ। और इसी के साथ इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।